125 रन की हार। सिर्फ हार ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी हार। और सबसे हैरानी की बात कि श्रेयस अय्यर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा कि आज टीम इंडिया की बैटिंग बहुत ही अट्रूशियस थी, यानी बहुत ही ख़राब। टेंट ब्रिज में ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया 76 रन से हार गई और क्रिकेट इतिहास की अपने सबसे बड़ी हार दर्ज करवा ली। आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं राइज विदाउट लिमिट्स क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट के एनालिसिस पसंद हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड ने टॉस के बाद बैटिंग की शुरुआत करते हुए स्कोर बोर्ड पर 201 रन पे 7 का स्ट्रॉन्ग स्कोर खड़ा कर दिया। शुरुआत में इंडिया ने प्रेशर बनाया, लेकिन फिल सॉल्ट ने इनिंग को संभाला और 44 बॉल्स पे 70 रन्स की अटैकिंग पारी खेली। डेथ ओवर में सैम करन ने भी 41 रन बनाए और इंग्लैंड को 200 के पार पहुंचाया। इंग्लैंड की अगर मैं पावर प्ले की बात करूं, जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में बैटिंग करी वो अलग ही था। मतलब पावर प्ले में अगर दोनों के कंपैरिजन में देखूं तो पावर प्ले उतना बढ़िया गया नहीं है इंडिया का तो गया ही नहीं। बट उन्होंने 49 रन किए और 1 विकेट गया, क्योंकि नॉर्मली इंग्लैंड और टीम इंडिया ऐसी टीम है जिनके पावर प्ले 60 के आसपास जाते हैं, बट इंग्लैंड ने 49 रन किए और 1 विकेट गया, जबकि टीम इंडिया के 54 रन गए और 5 विकेट चले गए थे पावर प्ले में। उसकी भी बात करेंगे। मिडल ओवर्स की अगर मैं बात करूं तो मिडल ओवर्स में 103 रन बनाए 3 विकेट पे इंग्लैंड ने, और वहाँ पे पारी को संभालने की कोशिश की, क्योंकि इंग्लैंड के मिडल ओवर्स में बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए थे। यानी अगर मैं बोलूँ तो जो बैक टू बैक जो विकेट गिरे थे वो हर्षित राणा ने बैक टू बैक विकेट ले लिए थे। 2 बैक टू बैक विकेट गिरे थे, टॉम बेंटन और जेकब बैथन, दोनों बैक टू बैक एक ही बॉलों पर आउट हो गए थे। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मैच में अपनी पकड़ बना लेगी, लेकिन उसके बाद जो फिल सॉल्ट और विल जैक्स की पार्टनरशिप हुई, सैम करन की एक पार्टनरशिप हुई, उसने मैच में इंग्लैंड को वापस ले आ दिया और इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवर में अगर मैं बात करूं तो 150 के आसपास पहुंच गया था। 150 के आसपास पहुंच गया था 15 ओवर में। 15 ओवर में इंग्लैंड ने 15 ओवर में इंग्लैंड ने 143 रन बना दिया था। जो टेंट ब्रिज की विकेट पे जहां पे सीम कर रहा था, स्विंग कर रहा था बॉल, बैट पे उतना अच्छा बॉल नहीं आ रहा था, बहुत बढ़िया स्कोर था। दैट टू कि आपके 5 विकेट गिर गए थे। अगर मैं पावर प्ले में आपका 1 विकेट गिरा हुआ था और फिर आपने मिडल ओवर में 3 विकेट और खो दिए थे, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में इंग्लैंड की ये जो इनिंग थी ना, बहुत ही काबिल तारीफ थी, जिस तरह से उन्होंने ये बैटिंग करी। और क्या, और उसके बाद जो लास्ट ओवर में जो पंच दिया है, लास्ट ओवर में जो पंच मिला है सैम करन और विल जैक्स ने, उन्होंने 49 रन किए दोनों ने मिलके। 49 रन गए हैं लास्ट के फाइनल ओवर्स में, और उसमें 3 विकेट्स और गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था सैम करन का, जिसने इंग्लैंड को 200 के पार पहुंचाया और आज तक नॉट आउट रहे 41 रन बना के। सैम करन की अगर मैं बात करूं, सैम करन ने 41 रन किए हैं, 224 बॉलें खेली, 4 चौके मारे और 170 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने टीम को 200 के पार पहुंचाया और टीम उसके आसपास खेलती रही। विल जैक्स ने 14 रन किए, 7 बॉलों में 200 की स्ट्राइक रेट है। जोफ्रा आर्चर ने 5 रन किए, जिसमें 1 चौका भी मारा उन्होंने। तो उनके जब आसपास टीम खेलती रही तो टीम इंडिया की जो इंग्लैंड की जो पार्टनरशिप हुई उसकी वजह से वो 201 पे पहुंच गए। और इंग्लैंड की तरफ से एक प्लेयर जो थे फिल सॉल्ट, जिन्होंने ओपन करने आए थे और टीम को बनाए रखा, जॉस बटलर 36 रन किए, उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। लेकिन जो बीच में मिडिल ओवर्स में उनके विकेट्स गए थे ना, उसकी वजह से वो इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाए जो वो 200 के पार जा सकते थे, लेकिन 200 के पार नहीं गए। और आई थिंक 201 भी टीम इंडिया के लिए बहुत था। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है कि 76 रन पर आउट हो गए, और कोई भी प्लेयर जो था कि 15 या 20 रन से कोई भी प्लेयर, 7 प्लेयर को स्टार्ट मिला। अभिषेक शर्मा ने 10 रन किए 7 बॉलों पे, उनको भी स्टार्ट मिला। वैभव सूर्यवंशी ने 13 रन किए 5 बॉलों पे, जिन्होंने 2 छक्के मारे। वैभव सूर्यवंशी की भी मैं बात करूँ, उन्होंने भी पिछले मैच में भी 2 छक्के मारे थे, इस मैच में भी 2 छक्के मारे। और अगर मैं बोलूं, जब आपको पता है कि आपके सामने एक विकेट चला गया है, आपको अपने शॉट्स को बैक करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल करना चाहिए। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस के साथ साथ आ जाएगा। ईशान किशन
13 रन किए 9 बॉलों पे। श्रेयस अय्यर 5 रन किए 4 बॉलों पे। अक्षर पटेल ने 10 रन किए 4 बॉलों पे। तिलक वर्मा को बहुत मौके मिल चुके हैं। मैं भाई हर बार ये बात बोलूँ कि तिलक वर्मा को बहुत मौके मिल चुके हैं। तिलक वर्मा की जगह आप संजू सैमसन को लाइए। संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में आके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर मुझे एक सबसे बड़ा मतलब अजीब सा ही बैटिंग ऑर्डर में चेंज मिला। हर्षित राणा शिवम दुबे से आए, ऊपर आए। मतलब हर्षित राणा बॉलर कम बैटिंग बैटिंग कम बॉलिंग ऑलराउंडर है और शिवम दुबे बॉलर कम बैटिंग ऑलराउंडर है। लेकिन हर्षित राणा को गौतम गंभीर ने शिवम दुबे से पहले भेजा। मुझे ये डिसीजन समझ नहीं आया। हाँ मानता हूँ शिवम दुबे ने नीचे आके भी कुछ नहीं किया, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक बैटिंग ऑलराउंडर को नीचे कर दो और बॉलिंग ऑलराउंडर को पहले भेज दो। ये वाला डिसीजन पे भी बात होनी चाहिए कि जो गौतम गंभीर के डिसीजन है बैटिंग ऑर्डर को लेके वो बहुत ही खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो हर्षित राणा को क्यों बैटिंग में बैक कर रहे हैं। पिछले मैच में भी अगर आप देख लो, फर्स्ट मैच में भी अगर आप देख लो, अक्षर पटेल से पहले हर्षित राणा आए थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। अक्षर पटेल ने आके सिंगल डबल निकाले थे और शिवम दुबे को स्ट्राइक दी थी और शिवम दुबे ने वो स्कोर को 189 के आसपास पहुंचाया था, जो 167 के आसपास लग रहा था। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि टीम इंडिया की तरफ से ये प्रॉब्लम हुई है और कि जो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस किया है। अगर जो इंग्लैंड की जो मतलब जो पावर प्ले, अगर मैं बोलूँ इंग्लैंड ने पावर प्ले में इंडिया ने ठीक ठाक पकड़ रखा था, मिडिल ओवर में भी ठीक ठाक पकड़ा था, लेकिन लास्ट ओवर में जो 41 रन बने ना, वही मैच का पहला टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ पे जो स्कोर 170 या 160 के आसपास बन सकता था, वो स्कोर आपने 200 के पास पहुँचा दिया। उसके बाद 202 रन का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, कोई इंपॉसिबल टारगेट नहीं है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टीम इंडिया ने इससे पहले भी कई बार 200 का टारगेट चेज किया है और वन साइडेड चेज किया है। आप न्यूजीलैंड की सीरीज उठा के देख लीजिए, न्यूजीलैंड ने 205 रन मारे थे और टीम इंडिया ने बहुत बढ़िया 15 या 16 ओवर में चेज कर लिया था। उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि भैया पागलों की तरह बैटिंग करते हैं, तो वो वहाँ उस अकॉर्डिंग माने जाए कि 200 का स्कोर इतना बड़ा नहीं लग रहा था। दैट टू आपका बैटिंग ऑर्डर इतना हैवी है, आपके बैटिंग ऑर्डर में इतनी स्ट्रेंथ है। तो अगर लेकिन बैटिंग की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, प्रेशर में आ गए आपने पावर प्ले के अंदर ही 5 विकेट खो दिए। आप 50 के आसपास 5 विकेट खो चुके थे पावर प्ले के अंदर ही। और पावर प्ले इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जॉफर आर्चर और जॉस टंग ने क्या फास्ट बॉलिंग की है। उन्होंने पूरा जो ग्राउंड कंडीशंस को था ना, पूरा यूज़ किया है। अगर मैं बात करूं, जॉफर आर्चर ने 3 ओवर के 29 रन दिए, 3 विकेट लिए। जॉस टंग 4 ओवर 28 रन 4 विकेट 7 की इकॉनमी के साथ। ये दोनों के जो स्पेल्स है ना, मैच विनिंग स्पेल थे और जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच में कभी वापस आ ही नहीं पाई। अगर मैं बैटिंग की बात करूं, इंडिया के कोलैप्स की बात करूं, तो इंडिया 52 for 5 हो गया था 4.6 ओवर में। अक्षर पटेल आउट हुए थे, 60 for 6 हो गए 7.1 के आसपास। शिवम दुबे आउट हुए, 7वें प्लेयर जो 63 पर आउट हुए। और इसी तरह से इंडिया का ये मतलब इतिहास का सबसे बड़ा कोलैप्स था और सबसे बड़ी हार है 76 रन से जो इंडिया ने करी। इंडिया की प्रॉब्लम में एक हार का कंट्रीब्यूशन अगर मैं ये भी बोलूं कि वो पार्टनरशिप नहीं कर पाए। अगर आपको पता है आपके विकेट्स गिर गए, बैक टू बैक 3 विकेट्स गिर गए, आप शॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके मैच को लास्ट तक लेके चाहिए। यहीं पे विराट कोहली, रोहित शर्मा और MS धोनी का एक्सपीरियंस काम आता था। अगर विकेट गिरते थे वो अपने शॉट्स को होल्ड करते थे, वो अपने शॉट्स पे सिंगल डबल पे स्ट्राइक रोटेट करते थे और वहाँ पे वो मैच को लास्ट तक लेके जाते थे। जहाँ पर क्योंकि लास्ट तक अगर मैच पहुँच जाता है तो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों टीमों के पैर कांपते हैं, क्योंकि एक बाउंड्री, एक छक्का, एक अच्छा ओवर मैच को खत्म कर सकता है। यहाँ पे पहले मैच में, सेकंड मैच में जेकब पैथल ने जिस तरह से बैटिंग करी थी, आपको उस तरह से मतलब उससे प्रेरणा लेनी चाहिए थी कि उन्होंने मैच को लास्ट तक ले गया और एक अच्छे ओवर का वेट किया। वहाँ पे उनको एक अच्छा ओवर रवि बिश्नोई का मिला और मैच खत्म हो गया था। टीम इंडिया ने यही गलती करी कि उन्होंने मैच को लास्ट तक ले जाने की कोशिश ही नहीं करी। वो बस मैच को खत्म करने में लगे और सब आते हुए रहे। और अगर वैभव सूर्यवंशी भी कोई खास इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनकी शुरुआत बहुत फियरलेस रही है। अगर मैं बोलूँ, उन्होंने जॉफर आर्चर को बहुत अच्छे से खेला, जॉस टंग को बहुत अच्छे से खेला। पिछली बार उन्होंने 9 बॉलें खेली थी, इस बार उन्होंने सिर्फ 5 बॉलें खेली, एक अच्छी बॉल करी। अगर मेरी राय मानूँ तो वैभव सूर्यवंशी को अभी चांस देना चाहिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की गलती है ही नहीं ना यार। वैभव सूर्यवंशी तो जैसे वो खेलते हैं वैसे खेलते आ रहे हैं। बाकी गलतियां यहाँ पे बाकी पूरी टीम की।
आप मिडिल ऑर्डर पे, ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में हैं, आपके शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में हैं, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में हैं, अक्षर पटेल मिडिल ऑर्डर में हैं। आपने क्या किया, टीम इंडिया को उस सिचुएशन तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके 2 विकेट गिर गए थे, ईशान किशन को भी थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए था। आप एक्सपीरियंस हो, आपको देखना चाहिए था। और मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कोई बहाना नहीं बनाया, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि बैटिंग हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही अट्रोशियस थी, टीम इंडिया को अपनी अप्रोच पर और अपनी एग्जीक्यूशन पर काम करना पड़ेगा। और ये बहुत ही ऑनेस्ट और मैं कहूँगा पॉजिटिव रिस्पांस था, क्योंकि हारने के बाद नॉर्मली कैप्टन्स एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम पूरी टीम को दिया, अपने आप पे लिया कि बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। अब इम्पॉर्टेंट है कि वो नेक्स्ट मैच में किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो इस मैच के 5 बड़े रीज़न थे मैच हारने के। अगर मैं बोलूँ तो कि टॉप ऑर्डर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, पहला रीज़न। दूसरा, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने बहुत ही डिसिप्लिन्ड बॉलिंग की। हाँ, उनको बाउंड्रीज और सिक्सेस पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन्ड बॉलिंग की। मिडिल ऑर्डर में कोई भी पार्टनरशिप नहीं बनी, जैसे एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके टॉप ऑर्डर में विकेट गिर रहे हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप बनानी चाहिए थी। 200 प्लस का चेज में इंटेंट था, मतलब लग रहा था कि वो 200 प्लस चेज करना चाहते हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत वीक था। आपको लग रहा है आप 200 चेज करो, आप एक बाउंड्री मारो, 4 सिंगल लो, 6 रन सिंगल लो, तो आपके 9 या 10 रन के होते हैं, और आप उस स्कोरिंग एवरेज के बराबर चलते रहते हो। आपने वहाँ पे वो गलती करी, आप हर बॉल पे चौका छक्का मारने जा रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। और इंग्लैंड ने हर फेज में इंडिया के से बेटर एग्जीक्यूशन दिखाया। उन्होंने बैटिंग में भी एग्जीक्यूशन दिखाया। जब उनके विकेट्स गिरे तो सैम करन और फिल सॉल्ट ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी, जिसकी वजह से वो 200 के पार पहुंच गए। उसके बाद सैम करन ने लास्ट में एक बैटिंग पंच दिया, जिसकी वजह से वो 200 से थोड़ा सा पास पहुंच गए। अगर मैं बोलूं तो ये 5 रीजन थे जिनकी वजह से इंडिया की हार हुई। अब मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या टीम इंडिया को अगले मैच में अपनी प्लेइंग 11 में बदलनी चाहिए? मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। उनको जो हमारे वर्मा जी हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वर्मा जी की जगह पे सैमसन को मौका मिलना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाइए। वैभव सूर्यवंशी को एक और चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी ओपिनियन बताइएगा। मेरे जो 5 रीज़न जो मैंने आपको बताए हैं हार के, क्या आपको वो सही लगते हैं? और आपके हिसाब से कौन से वो 5 रीज़न थे जिनकी वजह से टीम इंडिया हारी, या वो कौन सा एक बड़ा रीज़न था जिनकी वजह से टीम इंडिया हारी? अगर आपको मेरे ऐसे ही वीडियो पसंद है और आपने आपके दोस्त को भी ऐसे एनालिसिस पसंद है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, उनके साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त विकी। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। जय